एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी विद IMNS। हमने एंशिएंट हिस्ट्री का 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और आज हमारा तीसरा लेक्चर है ये प्राचीन भारत का, जिसमें हम घटना चक्र से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हम उनको ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही इसमें वैल्यू एडिशन भी किया है और जो ल्यूसेंट में थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी उसको भी ऐड करा है। तो आप 2-3 बार सुन लेना, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने वैदिक काल और सिंधु सभ्यता एंड बौद्ध धर्म वो सारे देख लिए हैं। आज हम मौर्य वंश देखेंगे और मौर्य उत्तर वंश देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मौर्य वंश से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन था प्रांत और राजधानी। तो उत्तरापद तक्षशिला इसकी राजधानी थी, अवंती रट की उज्जैनी थी, कलिंग की तोसली थी, दक्षिणापद की सुवर्णगिरी थी और प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश, कुषाण और गुप्त और वर्धन। तो क्रम पूछता है तो याद रखना है, मौर्य वंश सबसे पहले, फिर कुषाण वंश, फिर गुप्त वंश और उसके बाद वर्धन वंश आया था। तो इसको याद रखना है, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। प्राचीन भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त ने स्थापित किया। विशाखदत्त ने मुद्रा अक्षर से चंद्रगुप्त के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। तो ये चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित किया गया था भारतीय साम्राज्य। एंड विशाखदत्त की जो मुद्रा अक्षर है डायरेक्ट ही पूछता है कि मुद्रा अक्षर किसके द्वारा रचित है, तो विशाखदत्त द्वारा रचित है। तो उस पुस्तक में चंद्रगुप्त के विषय में विस्तृत सूचना हमें मिलती है। तो पूछता है, याद रखना है। यूनानी लेखक सेंड्रोकोट्स कहाँ गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन ये है कि सेंड्रोकोट्स किसे कहते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं। यूनानी लेखक हैं जो, वो सेंड्रोकोट्स के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को बुलाते हैं। जस्टिन द्वारा भी ऐसा बोला गया है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य 2 अन्य नामों से भी जाने जाते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में उन्हें प्रधानमंत्री का पद प्राप्त था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी और ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। डायरेक्टली पूछता है कि अर्थशास्त्र में किस बारे में बताया गया है, तो याद रखना है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। या राजनीति से संबंधित भी पूछेगा तो याद रखना है राजनीति की पुस्तक है या शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। सुहद्र राजा के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राजा का 7वां अंग है। सुहद्र को याद रखना है मित्र कहते हैं और ये 7वां अंग है राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार, और इसे राजा के कान कहते हैं। तो सुहद्र को राजा के कान कहा जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना किससे की जाती है, तो मैकियावेली के प्रिंस से कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। डायमेकस भारत आया, तो बिंदुसार के कार्यकाल में डायमेकस भारत आया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है, तो लकड़ी का बना है। तो याद रखना है चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना है जो पाटलिपुत्र में है। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल के से प्राप्त हुए हैं, तो पाटलिपुत्र के जो अवशेष हैं वो कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, तो पाटलिपुत्र का था। याद रखना है बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है पाटलिपुत्र का। मौर्य राज दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की, चंद्रगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने। मालवा गुजरात महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता, तो चंद्रगुप्त ने जीता था पहली बार मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र। चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से यह प्रमाणित होता है। तो पूछता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत की तरफ भी था, कहाँ से प्राप्त होता है, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ऐसा प्रमाणित होता है। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। तो पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे हराया था, तो अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान के प्रशासक जो नियुक्त किए गए थे सेल्यूकस, तो उनको हराया था। कब हराया था, 305 में। सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी, तो अशोक ने की थी। याद रखना है सहिष्णुता, उदारता और करुणा।
कौन सा क्षेत्र अशोक के शासनकाल में नहीं था? तो चोल, पांड्य, सतित्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी। तो ये अशोक के शासनकाल में सम्मिलित नहीं थे। जहाँ मतलब जहाँ शासन जहाँ तक उनका विस्तार था, तो वहाँ इनका श्रीलंका है, केरलपुत्र है, सत्यपुत्र है, चोल, पांड्य, वहाँ इनका शासन या साम्राज्य विस्तार नहीं था। लेकिन श्रीलंका के बारे में उनके अभिलेखों में पता चलता है कि ऐसी कोई जगह थी। भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने करवाया था। बहुत बार पूछा है, प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण भारत में सबसे पहले किसने किया है? अशोक ने किया है। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? तो जो उनकी देवनाम प्रिय की उपाधि है या देवनाम प्रियदर्शी, दोनों ही उनकी हैं, देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी। तो ये उनकी उपाधियाँ हैं जिससे पता चलता है उनकी हिंदू धर्म में भी आस्था थी और बौद्ध धर्म में भी। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो अशोक और दशरथ। तो मौर्य शासक हैं अशोक और दशरथ, ये दोनों बौद्ध धर्म को मानते थे। रज्जुक थे, तो मौर्य शासन में इन्हें के अधिकारी थे। तो पूछता है डायरेक्ट, रज्जुक कौन थे? तो मौर्य शासन में अधिकारियों को रज्जुक कहते थे। मौर्य काल में व्यापारिक काफिले को सातवां की संज्ञा दी जाती है। तो पूछता है कि व्यापारिक काफिले को क्या कहते हैं मौर्य काल में? तो सातवां कहते हैं, याद रखना है। स्थापत्य कला की दृष्टि से सांची का स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और सांची रायसेन मध्य प्रदेश में है। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया था। स्थापत्य के कला के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कौन? सांची का स्तूप। अशोक के अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख हैं जो सहबाजगढ़ी और मानसेरा की लिपि खरोष्टी है। तो खरोष्टी लिपि में क्या होता है? तो यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। तो इसको याद रखना है, सहबाजगढ़ी और मानसेरा को खरोष्टी में लिखा गया है। और पूछता है कि खरोष्टी लिपि में क्या होता है? तो इसमें दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है जो भी हम लिखते हैं। तो याद रखना है, सहबाजगढ़ी और मानसेरा खरोष्टी में लिखे गए हैं और सारे अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो प्राकृत में थे। जो पत्थर पर शिलालेख बनाए गए थे, लिखे गए थे, उनको प्राकृत भाषा में लिखा गया था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। तो यह भी याद रखना है, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी और खरोष्टी दाईं से बाईं ओर। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवनाम प्रियदर्शी और राजा की उपाधियों से संबोधित किया गया है। तो इसको याद रखना है। मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम उल्लिखित है। डायरेक्टली पूछता है तो ये चारों ही एकदम रट लेने हैं कि अशोक नाम कहाँ कहाँ उल्लिखित है। तो मास्की, गुर्जर, नेतुर और उडेगोलम के अभिलेखों में अशोक नाम उल्लिखित है। अशोक का रुम्मनदेही स्तंभ संबंधित है तो बुद्ध के जन्म से। याद रखना है, रुम्मनदेही स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। किसका है? अशोक का रुम्मनदेही स्तंभ है। बराबर स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो पूछता है कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस में बताया है? तो बराबर स्तंभ लेख में बताया है। रुम्मनदेही भी याद रखना है, बुद्ध का जन्म। कालसी प्रसिद्ध है, कहाँ है कालसी? तो उत्तराखंड में है। और क्यों प्रसिद्ध है? अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। कलिंग युद्ध, विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन कहाँ है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में है, जो कलिंग युद्ध हुआ था और इससे जो क्षति हुई थी, वहाँ के लोग काफ़ी लोग मर गए थे। तो वो सारा किस में वर्णन है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है। बहुत बार पूछा गया है, याद रखना है। कलिंग विजय 13वें अभिलेख में है। और अशोक का जो धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित लेख है तो वो है 12वां। तो यह कंफ्यूज नहीं होना है। कलिंग युद्ध
13वें में और धार्मिक सहिष्णुता 12वें में। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज्यों जैसे कि चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र सहित ताम्रपर्णी की सूचना मिलती है। उनका साम्राज्य विस्तार नहीं था यहाँ, लेकिन ऐसी सूचना मिलती है कि ऐसे कोई भी राज्य थे। तो उनके दूसरे और 13वें अभिलेख से ऐसा पता चलता है। तो पूछता है तो याद रखना है चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी, इनकी सूचना मिलती है 13वें और दूसरे अभिलेख से। पशु बलि पर रोक का वर्णन कहाँ किस में किया गया है? तो प्रथम शिलालेख पशु बलि पर रोक से संबंधित है। तो याद रखना है पशु बलि पर रोक प्रथम शिलालेख में वर्णित है। किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया, मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो मौर्यों के थे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध। तो याद रखना है। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भेजा गया राजदूत था। तो पूछता है मेगस्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था, जो उसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भेजा गया राजदूत था। इसने भारतीय साम्राज्य को 7 श्रेणियों में विभक्त किया था। तो वो कौन सी 7 श्रेणियाँ थी? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी, ऐसा कहाँ वर्ण पता चलता है? तो मेगस्थनीज की जो इंडिका है उसमें ऐसा बताया गया है कि भारत में दास्ता नहीं थी। इसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का भी वर्णन है। तो इंडिका में दास्ता नहीं है ऐसा बोला गया है, और पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया गया है। किसके द्वारा रचित है? तो मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है इंडिका। मौर्य काल में टैक्स छिपाने के लिए दंड दिया जाता था, तो मृत्यु दंड दिया जाता था। मौर्य काल में जो टैक्स छिपाते थे उन्हें मृत्यु दंड का प्रावधान था। वर्तमान नगर पालिका का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? तो जन्म और मृत्यु का पंजीकरण मौर्य काल से ही जारी है। वर्तमान नगर पालिका में भाग और बलि थे, तो राजस्व के स्रोत थे भाग और बलि। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था, तो राज की भूमि से प्राप्त जो आय थी उसको सीता कहते थे, जो राज की भूमि से प्राप्त होती थी। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र है, तो तक्षशिला है। तो याद रखना है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया, तो मौर्यों ने किया था। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। तो अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। तो पूछता है, याद रखना है। पुनर्विवाह वर्जित है, तो मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था, तो ब्राह्मण क्षत्रियों का था मनु द्वारा जो दिया गया था सामाजिक स्तर। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु ने दी थी, और अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी थी। तो पूछता है, पहले तो यही याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था और अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। और हमने एक और देखा था कि दशरथ भी बौद्ध धर्म को मानते थे। तो ये याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा भद्रबाहु ने दी और अशोक को उपगुप्त ने। अंतिम मौर्य शासक बृहस्पति था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईस्वी पूर्व में की गई थी। तो इसको याद रखना है, अंतिम मौर्य शासक बृहस्पति और इसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शासक जिन्होंने जल संसाधन व्यवस्था पर ध्यान दिया, तो चंद्रगुप्त और अशोक दोनों ने ही जल संसाधन व्यवस्था पर ध्यान दिया था। अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है। तो माँ छत्रप के रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें ऐसा पता चलता है कि चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो याद रखना है, चंद्रगुप्त और अशोक का उल्लेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में दिया गया है। चलिए, मौर्य वंश समाप्त हो गया। मौर्योत्तर काल देखते हैं, और मौर्य वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवीजन कर लेंगे तो याद हो जाएंगी चीज़ें एक बार में ही। तो चलिए मौर्योत्तर काल देखते हैं।
पहला क्वेश्चन है, किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो स्ट्रेटो सेकंड थे जो, उन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए थे। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। तो पूछता है कि संस्कृति काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना कहाँ से प्राप्त होता है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। रुद्रदामन प्रथम ने बिना वेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। तो ये भी याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे बनवाया था सुदर्शन झील को, और रुद्रदामन प्रथम ने बिना वेगार के सुदर्शन झील को दोबारा इसका जीर्णोद्धार करवाया था, पुनर्निर्मित करवाया था। उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था, तो कुषाणों ने किया था। तो पूछता है कि तांबे के सिक्कों को सबसे सर्वाधिक किसने जारी किया था? तो कुषाणों ने किया था। सोने के सिक्के भी तो कुषाणों ने सर्वाधिक संख्या में जारी करवाए थे, और तांबे के सिक्के भी सोने और तांबे दोनों के करवाए थे। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। और इनका राज्याभिषेक कब हुआ था कनिष्क का? तो 78 ईसा पूर्व हुआ था। तो ये भी याद रखना है। कुषाण शासकों में बिम कटफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। तो पूछता है कि कुषाण शासकों में भी किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए? तो बिम कटफिसेस ने किए थे। तो याद रखना है। कनिष्क ने सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि 81 ईसा पूर्व है, 81। शक संवत प्रारंभ हुआ 71 में, विक्रम संवत 57 में। ये दोनों एकदम रट लेने हैं, बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए देता है। तो शक संवत 78 में 78 और विक्रम संवत 57। एक गुप्त संवत भी पूछता है, तो गुप्त संवत 319 ईसा पूर्व। अश्वघोष और वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। चरक नागार्जुन भी इसके दरबार में थे। तो याद रखना है, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक और नागार्जुन कनिष्क के समकालीन हैं। तो इनको याद रखना है। अश्वघोष, वसुमित्र, ये तो कनिष्क के जो कार्यकाल में बहुत संगति हुई थी चौथी, तो अश्वघोष और वसुमित्र उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे। और चरक और नागार्जुन भी कनिष्क के समकालीन हैं। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। ये शुंगकालीन विद्वान थे। तो याद रखते हैं, पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की और पाणिनि ने अष्टाध्यायी की, और ये शुंगकालीन विद्वान थे। कौन? पतंजलि। कनिष्क से संबंधित 4 शहर कौन से हैं? तो साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा कनिष्क से संबंधित 4 शहर हैं। तो यार नाम पूछता है, याद रखना है, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा। किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला महाविश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो जो तक्षशिला में जिसने शिक्षा प्राप्त की है वो चरक और जीवक दोनों ही हैं, और ये आयुर्वेद में इन्होंने शिक्षा ली थी, चरक और जीवक ने। तो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कौन है? तो गौतम पुत्र सातकर्णी वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहलाते हैं। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो सातवाहन था। कौन संस्थापक थे? सिमुक थे। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पांचाऊ ने हराया था कनिष्क को। चीनी जनरल थे पांचाऊ। किस वंश के साम्राज्य की सीमा भारत के बाहर तक फैली थी? तो कुषाण वंश की सीमा भारत के बाहर तक फैली थी। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो जो गांधार शैली है वो कुषाणों के समय में ज़्यादा फली फूली। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबा, शीशे के सिक्के चलाए थे, सोने के नहीं चलाए थे। तो याद रखना है, सातवाहन शासकों ने सोने के सिक्के नहीं चलाए हैं, चांदी, तांबा और शीशे के चलाए हैं। सर्वाधिक सोने के सिक्के कुषाणों ने ही चलाए थे। तो ये भी याद रखना है कि सोने के सिक्के कुषाणों ने ज़्यादा चलाए हैं। जो कला शैली भारतीय और यूनानी का आकृति का सम्मिश्रण है, तो गांधार शैली है, भारतीय और यूनानी का आकृति का सम्मिश्रण। अफगानिस्तान का बमियान प्रसिद्ध है।
तो बुद्ध प्रतिमा के लिए अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है। भारत पर आक्रमण का कालक्रम तो यूनान, शक, कुषाण बहुत बार पूछा गया है और 2021 के यूपीएससी के एग्जाम में भी एज इट इज पूछा गया था। तो यूनान, शक, कुषाण, तो याद रखना है इनका क्रम। सातवाहनों की राजधानी क्या थी? तो अमरावती थी। वास्तविक इसका नाम क्या है? तो प्रतिष्ठान या पैठण था अमरावती का नाम। सातवाहन शासक गौतम पुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है। तो किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को एका ब्राह्मण कहा गया है? तो नासिक अभिलेख में। या पूछता है एका ब्राह्मण किसे कहा जाता है? तो गौतम पुत्र सातकर्णी को। और ये सातकर्णी कौन है? सातवाहन एक शासक हैं। तो सातवाहनों की राजधानी याद रखनी है अमरावती, और प्रतिष्ठान या पैठण कुछ भी हो सकती है। कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश से संबंधित हैं, जैन धर्म के संरक्षक थे। तो याद रखना है कि खारवेल है वो जैन धर्म के संरक्षक थे, जैन धर्म को मानते थे। और खारवेल का एक बहुत ही प्रसिद्ध हाथी गुम्फा अभिलेख है, बहुत बार पूछते हैं। तो हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? कलिंग नरेश खारवेल का है और ये चेदी वंश से संबंधित है। ये भी सब याद रखना है। चलिए, मौर्योत्तर काल समाप्त हो गया, हम गुप्त वंश देखते हैं। तो गुप्त वंश में इसका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था? तो 270 से 550 ईस्वी तक था गुप्त वंश का शासनकाल। प्रथम शक्तिशाली शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे इसमें सबसे शक्तिशाली शासक, और प्रथम शक्तिशाली शासक भी कहे जाते हैं। 319 से 335 तक इनका कार्यकाल है। इनका कार्यकाल बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखना है 319 से 335 तक चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल है, और ये प्रथम शक्तिशाली शासक थे गुप्त वंश के। तो वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेघ यज्ञों का संपादन किया है। तो पूछता है कि प्रवरसेन प्रथम ने या 4 अश्वमेघ यज्ञों का संपादन किसने किया है? तो प्रवरसेन प्रथम ने किया है। कौन है ये? तो वाकाटक शासक थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। और स्मृति की अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यह कहा गया है, तो ये याद रखना है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का अन्य नाम देवगुप्त भी मिलता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय है, उन्हें विक्रमादित्य भी कहते हैं। तो उनका अन्य नाम देवगुप्त भी है, और इन्होंने परम भागवत की उपाधि भी प्राप्त की थी। तो याद रखना है परम भागवत की उपाधि, देवगुप्त, ये सारे नाम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के हैं, जो कि ये गुप्त शासक रहे हैं। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो पूछता है कि कौन सा अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना देता है? तो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ लेख ऐसी सूचना देता है। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो समुद्रगुप्त। तो प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी, तो राजेंद्र प्रथम के लिए दी गई थी पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि। ये एकदम रटने पड़ेंगे, वन लाइनर है, 2-3 बार देखोगे, याद करोगे तभी याद हो पाएगा, पढ़ने से याद नहीं हो पाता है ये। चलिए आगे देखते हैं। हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। तो गुप्त वंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। स्कंदगुप्त के काल में हूणों ने आक्रमण किया था। तो पूछता है कि हूणों ने आक्रमण कब किया? तो स्कंदगुप्त के कार्यकाल में किया था। और गुप्त वंश तो याद रखना ही है। हूण पराजित हुए स्कंदगुप्त के हाथों। और ऐसा कहाँ उल्लेख है? तो हाथी या भीतरी स्तंभ लेख में इसका उल्लेख मिलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। शक विजेता कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता भी कहते हैं। तो याद रखना है शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। रजत सिक्के जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन है? जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं, जिन्होंने रजत सिक्के या चांदी के सिक्के सर्वप्रथम जारी किए थे, जिसको गुप्त काल में रूपक कहा जाता था। किसको? रजत सिक्के को गुप्त काल में रूपक कहते थे। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस पत्तन से संचालित होता था? तो ताम्र लिप्ति से संचालित होता था गुप्त काल में व्यापार।
कौन गुप्त काल में अपनी आर्य विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो सुश्रुत आर्य विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है गुप्त काल में। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में थे। तो पूछता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन कौन थे? तो याद रखना है कालिदास थे। और आर्य विज्ञान विषयक के रचनाकार सुश्रुत थे गुप्त काल में। धनवंतर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। तो पूछता है तो याद रखना धनवंतरि कौन थे? आयुर्वेद शास्त्री थे। चरक सुश्रुत भी आयुर्वेद से संबंधित है। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। तो ये याद रखना है कि चरक कनिष्क के राजकाल में थे और धनवंतर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे और आयुर्वेद से संबंधित हैं ये। भास्कराचार्य खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे। तो ये भी याद रखना है भास्कराचार्य खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नवरत्न थे उनका एक बार हम नाम देख लेते हैं। 9 नवरत्न है। तो कालिदास महाकवि थे। धनवंतर चिकित्सक थे। 12 मेरी खगोल विज्ञानी थे। कोशकार अमर सिंह को कहा जाता था। शंकु वास्तुकार थे। छप्पड़क ज्योतिषी थे। बरुचि वैयाकरणज्ञ थे और बेताल भट्ट जादूगर और घटकर पर कूटनीतिज्ञ थे। तो धन्वंतरी और छप्पड़क पूछा जा चुका है। तो याद रखना है चिकित्सक थे और छप्पड़क ज्योतिषी थे। कालिदास तो सबको याद रहते हैं, महाकवि थे। तो ये नवरत्न आप एक दो बार देख लेना तो याद हो जाएगा। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा दीनार थी। गुप्तकालीन रजत मुद्रा हमने पहले देखा है रूपक थी और स्वर्ण मुद्रा याद रखना है दीनार थी। गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे गुप्त शासकों में। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है तो एरड़ से प्राप्त होता है। तो याद रखना सती प्रथा का उल्लेख एरड़ से प्राप्त होता है। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। नगरों का क्रमिक पतन घटना है तो गुप्त काल की घटना है। नगरों का क्रमिक पतन हुआ था। किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश में सबसे अधिक भूमि अनुदान में दी गई थी मंदिरों और ब्राह्मणों को। गुप्त काल में कला और साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है स्वर्ण युग? क्योंकि कला और साहित्य की बहुत प्रगति हुई थी। ऋग्वैदिक काल को छोड़कर प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति बेहतर नहीं थी। तो ऋग्वैदिक काल में ही स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी, उसके बाद क्रमशः घटती चली गई। गुप्त युग में भूमि राजस्व दर 1/6 है और ज़्यादातर जो प्राचीन भारत में भू राजस्व दर है रेट है वो 1/6 ही था। तो गुप्त युग में भी 1/6 है। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहते थे? तो बिना जुती जंगली भूमि जो होती थी उसे अपृहत कहते थे। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे तो विदग भागम कहते थे। याद रखना है सिंचाई कर विदग भागम प्राचीन काल में। कर रहित भूमि दी जाती थी तो ब्राह्मणों को कर रहित भूमि दी जाती थी। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था तो लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए वारंगल प्रसिद्ध था। तोड़मार किस जातीय दल का था? तो हूण का था। तो तोड़मार किस जातीय दल का था? हूण का था। किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो यशोधर्मन ने मिहिर कुल को पराजित किया था। तो मिहिर कुल कौन था? एक हूण शासक था। चीनी यात्री जिसने 6वीं शताब्दी में भारत दर्शन किया तो सुंग युंग ने किया था 1515 से 1520 ईस्वी में भारत दर्शन और चीनी यात्री थे सुंग युंग। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए देवी अधिकारों का दावा करते थे। तो कौन अपने लिए देवी अधिकारों का दावा करते थे? गुप्त सम्राट। शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था तो भारत में ही सब उद्भूत हुआ था गुप्त काल के दौरान शतरंज का खेल। शूद्रक द्वारा लिखित पुस्तक मृच्छकटिकम में गुप्तकालीन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिलती है। इसमें एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा है। तो मृच्छकटिकम याद रखना है शूद्रक द्वारा रचित है
और गुप्तकालीन व्यवस्था, नगर जीवन आदि के बारे में सामग्री मिलती है, तो इसको याद रखना है। प्राचीन एवं सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा रचित है। योग दर्शन पतंजलि, दोनों का याद रखना है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि। पतंजलि का अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि थे। तो योग दर्शन याद रखना है पतंजलि और सांख्य दर्शन कपिल मुनि। महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। तो याद रखना है पुष्यमित्र शुंग के समकालीन कौन थे? पतंजलि। भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन जड़वादी और भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। न्याय दर्शन गौतम से संबंधित है। उनका ग्रंथ क्या था? न्याय सूत्र। तो याद रखना है न्याय सूत्र गौतम से संबंधित है और इनका जो ग्रंथ था वो न्याय सूत्र था। मीमांसा के प्रणेता कौन है? तो जैमिनी थे मीमांसा के प्रणेता। वेद शाश्वत सत्य है, कर्म का सिद्धांत इससे ही संबंधित है। किससे? मीमांसा से। तो वेद शाश्वत सत्य है, कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। और इसके प्रणेता कौन है? जैमिनी। अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य हैं। अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था? तो प्रतिष्ठानपुर था, जिसे वर्तमान में इलाहाबाद और झांसी में है। तो प्रतिष्ठानपुर चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था। क्षत्रिय वर्ग के 3 मूल वंशों में से एक था चंद्रवंशीय, दूसरा सूर्यवंश था और तीसरा अग्निवंश था। तो याद रखना है तीनों को। चंद्रवंश की राजधानी याद रखना है प्रतिष्ठानपुर। मौखिक शासकों की राजधानी कन्नौज थी। याद रखना है मौखिक शासकों की राजधानी कन्नौज। गुप्तों के सामंत थे मौखिक, जो मूलतः गया के निवासी थे। उनकी राजधानी कन्नौज थी। हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि बाणभट्ट की कृति हर्ष चरित्र में प्राप्त होती है। कुछ सूचनाएं कलड़ कृति राज तरंगिणी से प्राप्त होती है। तो पहले तो ये याद रखना है बाणभट्ट की कृति क्या है, रचना क्या है? तो हर्ष चरित्र है। और जो हर्ष शासक हर्ष थे उनके बारे में हर्षवर्धन के समय की विस्तृत सूचना मिलती है। और कलड़ की जो राज तरंगिणी है उसमें भी हर्षवर्धन के समय की कुछ सूचना मिलती है। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो कन्नौज थी। थानेश्वर से स्थानांतरित की गई थी कन्नौज को, ये भी याद रखना है। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन कन्नौज और प्रयागराज में कराए थे। तो प्रयाग में जो हुआ तो वो बौद्ध महोत्सव था। तो ये दोनों ही सम्मेलन याद रखने हैं। किससे संबंधित है? हर्षवर्धन से। कन्नौज और प्रयाग में जो हुए थे। हर्ष को पराजित किया तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था। नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 634 ईस्वी में। हेनसोंग हर्ष के समय भारत आया था। तो पूछता है कि हेनसोंग किसके समय भारत आया? तो हर्ष के समय आया था, हर्षवर्धन के समय में। कौन था? तो एक चीनी यात्री था। हेनसोंग के समय सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो मथुरा था सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो याद रखना है रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग कब? गुप्त और गुप्तोत्तर काल में। हेनसोंग ने अध्ययन किया था तो नालंदा विश्वविद्यालय में। हेनसोंग जो चीनी यात्री थे हर्ष के समय आए थे, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था। पूछता है इनकी रचना क्या थी? तो CU की थी। चीनी यात्री भारत का उल्लेख युनतू नाम से करते हैं। तो चीनी यात्रियों ने भारत का वो क्या कहा है? युनतू कहा है। और हेनसोंग की रचना CU। तो याद रखना है। गुप्त युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था तो कन्नौज था। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कन्नौज। फहान जो चीनी यात्री थे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए थे। तो याद रखना है फहान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए थे, चीनी यात्री थे। हेनसोंग हर्षवर्धन के काल में आए थे। आदि शंकर जिन्हें शंकराचार्य भी कहते हैं, उनका जन्म केरल में हुआ है। उन्होंने 4 मठ की स्थापना की थी, श्रृंगेरी में, द्वारका में, पुरी में और ज्योतिर्मठ में। ये 4 मठ थी उनकी। 4 धाम कौन से हैं? बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वर। छोटे 4 धाम कौन से हैं? तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ।
तो इन सबको याद रखना है, हिंसंग और फान याद रखना है। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और एंशिएंट हिस्ट्री का एक लेक्चर हम और लेंगे। उतने में ही हमारा पूरा घटना चक्र और जो भी वैल्यू एडिशन है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप एक दो बार रिवीजन कर लेना तो आप लोगों को बिल्कुल तैयार हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।